असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस दिन सभी चुप चुप और खामोश खामोश से बैठे थे। इतनी खामोशी जज साहब के परिवार में मैंने कभी नहीं देखी थी। सहमा देने वाली खामोशी थी। अभी इन्हें आए इस हवेली में कुछ दिन ही हुए थे और अब ये खामोशी सबके दिलों में डर बढ़ा रही थी। चाय सुड़कने की आवाज भी सुनाई दे। इतनी ज्यादा खामोशी को देखकर बाबूजी बोले, मैं हकीकत में हूं या सपना देख रहा हूं? सपने के कारण यह खामोशी है। जज साहब अपनी आदत के अनुसार जोर से हंसे और बोले, हम सबको अचानक से देखकर फिर गंभीर हो गए। बाबूजी ने पूछा, ऐसा क्या देख लिया? अपने सपने में जरा हम भी तो सुने। चाय की चुस्की लेते हुए जज साहब बोले, हुआ क्या है कि हम सभी लोगों ने एक ही सपना देखा है, एक ही आदमी और उसकी एक ही चेतावनी। सभी लोग उसी चक्कर में उसी सोचकर हैरान हैं। सभी को एक जैसा सपना कैसे दिख रहा है? बाबूजी ने कहा, हमें भी सुनाए वह हैरत अंगेज सपना। जज साहब ने प्याली टेबल पर रखी और सपना सुनाने लगे। बोले, एक सफेद वस्त्रों में सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है जो हमसे कह रहा है कि यह स्थान हमारा है, इसे जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतने ही फायदे में रहोगे। खबरदार, जितनी लतलाली करोगे उतना ही नुकसान तुम भुगतोगे। इतना कहकर वह अलौकिक आकृति गायब हो गई और एक तूफान सा आया और मेरी आंख खुल गई। समय का जरूर थोड़ा बहुत अंतर रहा होगा, क्योंकि सपना देखते समय कोई भी घड़ी नहीं देख सकता। हंसते हुए जज साहब ने कहा, मगर परिवार के हर सदस्य को सपना यही दिखा है। यही तो अजीब संयोग है। फिर भी आपने क्या सोचा है? अब बाबूजी ने पूछा। तो जज साहब बड़े गुरूर के साथ बोले, अरे करना वरना क्या है, शेख चिल्ली थोड़े ही हूं मैं जो सपने में किसी ने धमकाया और बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से चल पड़े। फिर मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि क्या जज साहब ने कोठी खाली कर दी? तो बाबूजी ने कहा, जज साहब बड़े जिद्दी स्वभाव के थे बेटा। वे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। उनकी नजर में भूत प्रेत एक कहानी मात्र थे और मनगढ़ंत बातें थी। वो लोग, उन्हें कोई भी अगर भूत प्रेत के बारे में कहता था तो वो उसका मजाक तो उड़ाते ही उड़ाते थे, साथ में भूत प्रेतों का भी मजाक उड़ा दिया करते थे। उन्हें भूत प्रेत, जिन्नात, साए, रूह, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था और वो कहते थे कि ये सब गांव देहात में ही कहानियां चलती हैं। शहर में लोग बहुत हाईटेक हो चुके हैं और यहाँ पर इन कहानियों का कोई वजूद नहीं है, ना ही इनके भूत प्रेतों का कोई वजूद है। ये सब सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में इनका कोई वजूद नहीं है। इसीलिए उन्होंने मकान तो नहीं छोड़ा बेटा। मैंने कहा, बाबूजी आगे की कहानी सुनाइए। बाबूजी कहने लगे, तीसरे दिन फिर वही स्वप्न परिवार के सभी सदस्यों को आया। अब की बार एक और चेतावनी जुड़ गई थी कि अब अगर तुमने मकान खाली नहीं किया तो अब कल से देखना हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुकाम है। इत्तेफाक से चौथे ही दिन बाबूजी फिर जज साहब के यहाँ पहुंच गए थे। शाम के 4:30 बजे का समय था। जज साहब बैठकर चाय पी रहे थे। बाबूजी ने उंगली से लॉन की तरफ इशारा किया। मुझे देखते ही वह हर्ष से चिल्लाए, अरे आओ यार, तुम भी ठीक समय पर आ गए। आज से भूत जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि देखो हम क्या करते हैं। और इसको कहकर जज साहब जोर से हंसने लगे। बाबूजी ने चिंता जताते हुए कहा, आपको इस मुद्दे को इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए साहब। भाभी जी, आप इन्हें समझा नहीं रही हैं क्या? तो जज साहब की बीवी बोली, अरे हमारी एक कब सुनते हैं, जब तक कोई नुकसान नहीं उठा लेंगे ये कहाँ समझने वाले हैं। उनके कथन में आशंका का पूर्वाभास था। हल्का अंधेरा और कुछ उमस ही वातावरण में तैरने लगी थी। तभी जज साहब ने कहा, चलो अंदर हॉल में बैठते हैं यार, वहीं बैठकर बात करेंगे उस भूत बाबा के बारे में। और वो हंसने लगे। चलते चलते मैंने पूछा, बच्चियां नहीं दिखाई दे रही जज साहब? उन्होंने कहा, अंदर ही पढ़ रही हैं, चलिए मिलवाता हूँ। मैंने कहा, नहीं उन्हें पढ़ने दीजिए, हम खामखा उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। अच्छी भली पढ़ रही होंगी, हम जाएंगे तो उनका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, इसलिए उन्हें पढ़ने दीजिए। जज साहब ने बैठते हुए कहा, एक शहर से दूसरे शहर आने में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, खासकर बच्चों की पढ़ाई। बाबूजी कह रहे थे कि मेरी और जज साहब के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई और बाहर तेज हवा चलने लगी और धूल भरी हवा भी थी। बाबूजी बता रहे थे, ये जाला लगा दरवाजा देख रहे हो ना, इसकी चटकनी भी नहीं दिख रही थी उस वक्त। तो अंधेरे में इत्तेफाक से उस दिन पॉकेट टॉर्च था जिसकी मदद से मैंने चटकनी लगाई और पर्दा खींचकर लगा दिया। इस बीच नौकर मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि एक खुशबू का झोंका कमरे में आता है। आज तक वैसी खुशबू मैंने कभी नहीं पहले महसूस की बेटा। बंद दरवाजा खुल जाता है, पर्दा अपने आप खिसक जाता है, मोमबत्ती बुझ जाती है और बगल के कमरे में पड़ती बच्ची की एक चीख सुनाई देती है, डैडी। वही सपने वाला आदमी मेरी गर्दन दबा रहा है, बचा लो मुझे डैडी, बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। ये वही सपने वाला आदमी है। और इतना कहकर उसकी आवाज दबने लगती है। उसकी चीख सुनकर
जज साहब कमरे के भीतर की तरफ भागते हैं और टेबल से टकरा जाते हैं। मैं टॉर्च दिखाकर उन्हें रास्ता बताता हूँ। बैठक से कमरे तक पहुंचने में 5 मिनट तो लग ही गए। चीख बंद हो चुकी थी और अचानक लाइट भी उसी समय आ गई, जैसे कोई दबे पैरों से बाहर निकल गया है, ऐसा महसूस होने लगा। चीख सुनकर परिवार के सभी सदस्य उस कमरे में आ गए। जज साहब की बड़ी बेटी पलंग पर पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी बुला लिया गया। डॉक्टर ने उनकी बेटी को चेक करते हुए कहा, शी इज नो मोर, शी इज डेथ। जज साहब की पत्नी ये सुनकर दहाड़ मारकर रोने लगी और बेटी के सर पर अपना माथा रखकर रोने लगी। सारे घर में चित्कार मच चुकी थी और मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह था। इस घटना ने पूरे शहर को डरा दिया, मगर यह बात यही नहीं रुकी। फिर वह लाइट का जाना, दरवाजे का अपने आप खुलना, सब कुछ उनके साथ घटित हो रहा था। उन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं की खोजी, कुत्ते लाए, पुलिस को सूचना दी, लाइट का भी व्यवस्था घर पर अलग किया, लेकिन इसी बीच उनकी दूसरी बेटी की भी मौत हो गई। जज साहब के सामने पड़ी थी उनकी दूसरी बेटी की लाश। ये सिलसिला यही नहीं रुका और जज साहब से उनकी पत्नी को भी छीन लिया। अब जज साहब को मन ही मन ये लगने लगा था कि भूत जरूर होता होगा, तभी तो सारे इंतजाम करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका। वो अपनी जिद पे पछता रहे थे, पर अब उन्हें पछताने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अब क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब तो उनकी बीवी, उनकी दोनों बेटियां उनसे छीन चुकी थी और वो इतने इंतजामात करने के बावजूद भी किसी को बचा नहीं पाए। और उनकी जिद ही उनकी पत्नी और उनकी बेटियों की मौत का कारण थी, क्योंकि शुरू से उन्हें बहुत चेतावनियां मिली। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें हवेली में रहने से मना भी किया था और उसके बाद उस बला ने, जो भी था वो जिन्नात था या भूत था, उसने इन्हें सपने में आकर चेतावनी भी दी थी कि इस घर को खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जज साहब अपने ईगो में आकर उस भूत का भी मजाक बनाने लगे और कहने लगे, कोई शेख चिल्ली नहीं हूं जो डर के भाग जाऊंगा किसी भूत की ललकार से। और उन्होंने उस भूत को और उकसाया और फिर परिणाम स्वरूप इनकी दोनों बेटियों की मौत हो गई और धीरे धीरे करके इनकी पत्नी को भी मौत ने अपनी चमेट में ले लिया। जज साहब बहुत जरा टूट चुके थे। वो अपनी जिद पे अब पछता रहे थे, अब उनसे बहुत कुछ छिन चुका था। ये कहकर बाबूजी थोड़ा रुक गए तो मैंने पूछा, ये क्या बात, जज साहब भी मर गए क्या? बाबूजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जज साहब ने बाबूजी से कहा कि कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो बाबूजी ने कहा, ठीक है, मैं जीप लेकर आ जाऊंगा, किसी को पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। बाबूजी ने बताया कि कल सुबह वो जीप लेकर जज साहब के पास पहुंचे और पूछा, ये कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया कि मुझे इंदौर ले चलो। गाड़ी खुल चुकी थी और रास्ता बिल्कुल घने जंगल से होकर गुजरता था। हम आगे बढ़ रहे थे और काफी गुमसुम थे जज साहब। हमने वो महसूस किया जो जिसपे कोई भरोसा नहीं करता। तभी रास्ते में हमने एक आदमी को देखा जो कि सफेद कपड़े पहने हुए था, हाथ देकर हमसे रुकने को बोल रहा था। तभी जज साहब ने चीखते हुए बोला, ये वही आदमी है, गाड़ी मत रोको, जितनी तेजी से भगा सकते हो भगाओ। मैं सहम गया, मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन हमने देखा कि हम जितनी भी तेजी से जा रहे हैं वो आदमी भी हमारे साथ बढ़ रहा है। वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक साया था। हम दोनों काफी घबरा गए थे और तभी वह साया हमारी गाड़ी के सामने आ गया और मैंने ब्रेक लगा दिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी धीमी हो गई तो वो साया गायब हो चुका था। मैंने राहत की सांस ली, चलो पीछे ही उठा। लेकिन जैसे ही मैंने जज साहब को देखा मेरे होश उड़ गए। जज साहब का चेहरा ऐसा हो गया था मानो किसी ने उन्हें जला दिया हो। उनकी आंखें बाहर हो गई और यह देखकर मेरी जीप पर से मेरा संतुलन खो गया और जीप रोड से नीचे गड्ढे में गिर गई। जब मैं होश में आया तो अपने आप को एक छोटे से अस्पताल में पाया। जज साहब भी वहीं थे, पर अब वो होश में नहीं थे। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था।